गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जिस भी समय पे आप देख रहे हैं अपने हिसाब से सैल्यूटेशन ले लेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था? लास्ट वीडियो में हमने अपना ये वाला टॉपिक डिस्कस करा था जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर, और किस तरीके से हमारे पास एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है। हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। हमने इस ग्राफ को भी समझा था। ग्राफ बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं, या चेंजेस बोल सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। स्टेट कन्वर्जन चार्ट बोल दें, तो जो भी आपको अच्छा लगे समझते हैं। एवापोरेशन आज हम समझने वाले हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल इससे इंटरलिंक्ड है ना। एवापोरेशन, जब आप स्टेट को समझ चुके हैं, इसमें स्टेट चेंज का ही तो पार्ट है ये। जब हमारे पास क्या होता है, लिक्विड से गैस चेंज, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जब कोई चीज़ डायरेक्टली चेंज हो जाती है उसको हम बोलते हैं एवापोरेशन। तो आज एवापोरेशन की कहानी पूरी समझते हैं। चलो जला देखो, एक चीज़ समझो। एक टर्म होती है एवापोरेशन, है ना। एक होती है वेपोराइजेशन। दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। एवापोरेशन होता है आपका लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में चेंज। कब? एट एवरी टेम्परेचर। एट एवरी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वेपोराइजेशन होता है लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में चेंज होना एट बॉइलिंग पॉइंट। एट बॉइलिंग पॉइंट। और हम सभी को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो वेपोराइजेशन हर जगह नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अच्छा, इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। या तो आप कह सकते हो 273.15 केल्विन। अब भैया ये केल्विन क्या है अभी समझना है हमें आगे चल के, ठीक है। तो आप याद रखेंगे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। तो ये केल्विन क्या है अभी हम आगे समझेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल हम एवापोरेशन समझते हैं। चलो, तो मैंने आपको एवापोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस बता दिया। बड़े हो रहे हो, अच्छी चीज़ें सीखो, एक्स्ट्रा चीज़ें सीखो, तभी काम आएंगी। क्योंकि जैसे जैसे हम सीनियर बैचेस में आ चुके हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें हर चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। आगे चलो, तो एवापोरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस के जो कन्वर्जन है उसको एवापोरेशन बोलते हैं। स्टेट, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाना उसे हम एवापोरेशन बोलते हैं। और ये कब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है आपका, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन देते हुए क्या लिखा है, एट एवरी टेम्परेचर, इसीलिए लिखा है कि हर टेम्परेचर पे होता है क्या, एवापोरेशन। लेकिन वेपोरेशन कब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे। आगे चलते हैं। देखो, ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट। अब यहां से आएगा क्वेश्चन, कोई नहीं पूछेगा बेटा एवापोरेशन क्या होता है, क्वेश्चन आएगा इन 4 पॉइंट से। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना इन्हें, ठीक है। चलो, अब एक चीज समझो जरा। यहाँ पे हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबकी, फिर पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट आता है आपका टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट आता है इसमें ह्यूमिडिटी। फोर्थ पॉइंट आता है आपका विंड एनर्जी, या विंड स्पीड बोल सकते हो, है ना, या तो एयर स्पीड बोल सकते हो आप इसे, है ना। चलो, सरफेस एरिया देखो। अब आप देखो यहाँ पर, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूँ आपके पास। आप एक कप में चाय पी रहे हैं, आपको चाय गर्म लग रही है। क्या करते हैं, सॉसर में फटाफट चाय डाल लेते हैं ना। सॉसर, सॉसर, सॉसर क्या, सॉसर होता है आपके साथ SAUCER। सॉसर होता है जो चाय के नीचे उसकी छोटी सी प्लेट हम लगाते हैं, उसे सॉसर बोलते हैं। तो चाय का, क्योंकि कप का एरिया कम था, क्योंकि जो कप होता है उसका सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ पर एवापोरेशन कम हो पा रहा है। यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो एवापोरेशन जल्दी जल्दी हो जाता है। जब एवापोरेशन जल्दी जल्दी हो जाता है तो चीज़ जल्दी जल्दी ठंडी हो जाती है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी नेचर में कहीं पर भी एवापोरेशन हो रहा है वहाँ पर कूलिंग होगी ही होगी। जहाँ पर एवापोरेशन हो रहा है वहाँ पे कूलिंग होगी ही होगी। दिस इज़ अल्टीमेट ट्रू। इसके और एग्जांपल होते हैं, गर्मियों में क्या होता है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा होता है, आपको स्वेटिंग होती है ना। आपको स्वेटिंग हुई, स्वेटिंग होती है, क्या होता है, आप फ़ैन में चले जाते हैं, फ़ैन की एयर में बैठते हैं। एयर की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपकी स्वेटिंग के साथ क्या होता है, स्वेट का एवापोरेशन होता है। जब स्वेट का एवापोरेशन होता है तो आपको ठंडक ठंडक फील होता है, कूलिंग कूलिंग लगने लगती है। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी एवापोरेशन होगा वहाँ हमेशा कूलिंग होगी।
तो पहला पॉइंट है सरफेस एरिया। आपने सरफेस एरिया बढ़ाया, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो एवापोरेशन रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर देख लो जी, अगर 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 आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, है ना, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, 25 डिग्री पे एक एवापोरेशन हो रहा है और एक 50 डिग्री सेल्सियस पे एवापोरेशन हो रहा है, किस में एवापोरेशन ज़्यादा है? ऑब्वियसली 50 डिग्री पे जो टेम्परेचर है, इस डिग्री पे होने वाला एवापोरेशन ज़्यादा है ना, ज़्यादा है। सेम अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एवापोरेशन रेट अपने आप बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी एवापोरेशन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो लिक्विड स्टेटस के जो पार्टिकल्स है उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जल्दी जल्दी एस्केप करके निकलेंगे। और हाँ, यहाँ पर भी क्या होगी, कूलिंग। यहाँ पर भी क्या होगी, जहाँ एवापोरेशन का रेट जितना ज़्यादा होगा कूलिंग उतनी ज़्यादा होगी। इधर आओ, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी, अच्छा एक चीज़ देखो जरा, अगर मेरे पास ह्यूमिडिटी का मतलब है, जैसे ये लो, ये मैंने गैसेस अपना जो है थोड़ा गैसेस स्टेट बनाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये मेरे पास गैसेस स्टेट है। अब जो मैं ये स्टार बना रहा हूँ, ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, वाटर के वेपर्स है ना। एनवायरमेंट में वाटर वेपर भी क्या है, गैस ही तो होती है भाई, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, वाटर वेपर भी क्या गैस ही है। अब ऑलरेडी भी यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल और पूरा सिस्टम जो है मेरे पास एक तरीके से एटमॉस्फेयर है। अगर आपका एटमॉस्फेयर में, अब देखो एक चीज़ देखो, मॉलिक्यूल्स में पहले गैप ज़्यादा था क्योंकि गैसेस स्टेट है, वेपर्स ने आके कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, वेपर्स ने आके यहाँ पर बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब और मॉलिक्यूल्स के आने के लिए स्पेस पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम बचा, और मॉलिक्यूल्स के लिए या और पार्टिकल्स के लिए और एटम्स के लिए आके यहाँ पर अब सेटअप होने के लिए स्पेस बहुत कम बचा। इसका मतलब क्या है कि और पार्टिकल को यहाँ पर आने में दिक्कत होगी, है ना, दिक्कत होगी। और ह्यूमिडिटी का मतलब भी होता है कि जब हमारे पास एनवायरमेंट में वाटर परसेंटेज बढ़ जाता है, वाटर वेपर परसेंटेज बढ़ जाता है, तो क्या है, इसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ऑलरेडी वाटर वेपर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो और वेपर्स कहाँ से आ पाएंगी, दिक्कत होगी, है ना। तो यही चीज़ हमें याद रखना है कि अगर आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन घटता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी एवापोरेशन घटेगा। विंड स्पीड, अब बिल्कुल आसान सी बात है, अब आप पंखे में बैठे हैं, पंखे की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी आपकी पसीना, आपका स्वेटिंग उतनी जल्दी सूख जाएगा। अगर पसीना उतनी जल्दी सूखेगा आपको उतना जल्दी कूलिंग महसूस होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन का जो रेट है वो भी ज़्यादा होगा। वेरी सिंपल, याद रखेंगे चारों पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। इधर देखो क्या लिखा है, मोर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मोर रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी एवापोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी देखो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी एवापोरेशन कम होगा, तो यहाँ पर इसके वाइसा वर्सा बात लिखी गई है कि अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा। अच्छा, मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी कि हम सभी को याद रखना है कि एवापोरेशन से क्या होती है, कूलिंग। एवापोरेशन से क्या होती है, कूलिंग, है ना। गिव इट ए रिवीजन प्लीज। एवापोरेशन से क्या होती है, कूलिंग। ऐसा क्यों होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन द पार्टिकल्स लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी और latent heat or vaporization from the surrounding to get converted to gaseous state. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cool, फूड नहीं आएगा, कूल आएगा, ठीक है, मेक द सराउंडिंग कूल। अब देखो डेफिनेशन आप लिख लेना चाप चुप के, कॉपी करके लिख लेना, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि समझना क्या है। देखो, लेटेंट हीट का टर्म समझो पहले। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेटेंट हीट होती है आपकी हिडन हीट। चलो मैं आपको स्पेशल बात बताता हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये होता है मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट, और 0 डिग्री सेल्सियस ही क्या होता है, मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। क्या मतलब है इसको कहने का, चलो और समझाता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर आइस है ना, मेरे पास यहाँ पर क्या है, आइस का एक क्यूब है। 0 डिग्री पे ही क्या होगा, ये लिक्विड में धीमे धीमे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बता दूं, स्टेट में चेंज, एक स्टेट का दूसरे स्टेट में चेंज बिना टेम्परेचर को बढ़ाए घटाए नहीं होता, बिना टेम्परेचर को इंक्रीज करे डिक्रीज करे नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर यानी क्या, हीट
इसका मतलब ये कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन फिर 0 डिग्री पे अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, 0 से 1 चला जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ने का मतलब तो हो गया 0 से 1 डिग्री पे चला जाए, 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, 0 डिग्री पे ही ये कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोला मैंने, 0 डिग्री पे ही आइस जो होती है हीट एब्जॉर्ब करती है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ये हीट है एब्जॉर्ब तो हो रही है लेकिन कोई टेम्परेचर का चेंज आया नहीं है, तो इसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट या हिडन हीट, है ना, हिडन हीट। तो वही टर्म यहाँ पे लिखी गई है कि हमारे पास क्या होता है, जब भी एवापोरेशन होता है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने साइड अपनी तरफ क्या है, हीट एब्जॉर्ब करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर की वेपर में हीट एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी ने इस चीज़ को फील करा है कि जब भी हम कभी भी गर्म रोटी, फूली हुई गर्म रोटी खाते हैं तो रोटी से ज़्यादा गर्म उसकी भाप लगती है, रोटी से ज़्यादा गर्म उसकी भाप लगती है। हम कभी भी अगर हमारे ऊपर गर्म पानी गिरता है तो हम गर्म पानी से नहीं जलते, उसकी निकलने वाली वो बहुत गर्म गर्म भाप से जलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, पहला तो है स्वेटिंग भाई, ऑब्वियसली जब पसीना होता है पंखे की हवा खाते हैं मज़ा आता है, ठंडक मिलती है। सेकंड एग्जांपल है वाटर ओवर द रूफ्स। मतलब क्या है, आपको, मुझे तो नहीं पता बट हमारे यहाँ पर क्या होता है, जनरली लोग जो है गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो लोग अपनी छतों पे जो है सूरज के ढलने के बाद पानी डालते हैं, थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव करते हैं। इससे क्या होता है, कूलिंग हो जाती है। तो कूलिंग कैसे हो जाएगी उन्हें पता है, देखो उनको इसका साइंटिफिक रीज़न नहीं पता बट उन्हें इसका आउटपुट पता है। आउटपुट क्या आता है, पानी डालने से ठंडक हो जाती है। ठंडक कैसे होती है भैया, पानी डालने से क्या होगा, जो भी एवापोरेशन हुआ, एवापोरेशन के थ्रू उस एरिया में जो भी हीट थी, उस सरफेस पे जो भी हीट थी, पार्टिकल सारी हीट लेकर निकल गए तो वहाँ ठंडक हो गई। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी एवापोरेशन की, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हमें समझना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप ये सब जो है ना ये आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। चलो सबसे पहले समझते हैं। देखो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है इसे हम केल्विन बोलते हैं। टेम्परेचर को हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं, हालांकि और भी यूनिट होती है टेम्परेचर मेज़र करने की, हमारे पास और भी यूनिट होती है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है या एसआई यूनिट है इसकी। एसआई का मतलब हो गया स्टैंडर्ड यूनिट, है ना, एसआई यूनिट है इसकी। एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर के लिए, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट। ये वो यूनिट है, आप इसे दुनिया में कहीं भी बोलेंगे, हर साइंटिस्ट, हर देश के लोग इसे समझ जाएंगे। स्टैंडर्ड यूनिट है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है ना। तो टेम्परेचर के लिए जो है वो केल्विन है, उसका सिंबल जो है कैपिटल के है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल के, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। लेंथ के लिए मीटर, लेंथ के लिए मीटर, देखो स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, METRE होना चाहिए। ठीक है, तो ये है, तो लेंथ के लिए ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। सिंबल क्या है, स्मॉल एम, सिंबल क्या है, स्मॉल एम। मास के लिए किलोग्राम, मास के लिए किलोग्राम, मास के लिए किलोग्राम, सिंबल केजी। वेट के लिए न्यूटन, सिंबल है इसका कैपिटल एन। न्यूटन जो होता है, अब देखो आप कंफ्यूज होंगे, कहेंगे भैया चीटिंग नहीं, मास और वेट तो एक ही चीज़ होता है। ना ना ना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, 9th क्लास में आ चुकी हो, नो छोटे बच्चे मस्ती एट ऑल, दे बोथ आर डिफरेंट टर्म, दे बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपका क्यूबिक मीटर्स में मेजर होता है, मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, हमें पता है। डेंसिटी, अगर आप पीछे देखो डेंसिटी का इंट्रोडक्शन, तो मैंने आपको डेंसिटी बताई थी। डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपका मास किस में मेजर होता है, आपने अभी अभी देखा, मास आपका मेजर होता है किस में, केजी में, तो मास तो आपका केजी में। और वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब में, तो इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे करके लिखते हैं, kg/मीटर क्यूब। या कई सारी बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा दिखाई देगा, kg/10⁻³ ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा हुआ है, जब भी कुछ ऐसा लिखा होता है a⁻m और a⁻m, तो हम क्या, अगर मुझे इसे ऊपर लिखना है, मुझे इसे ऊपर लिखना है तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। कैसे हो जाता है, a⁻n मल्टीप्लाई बाय, लेकिन ये पावर जो है माइनस में हो जाती है सॉरी। तो ये चीज़ सेम यहाँ पर भी है, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि ये कुछ अलग यूनिट है ये कुछ अलग है, नो 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 नो, दो दे बोथ आर सेम। लॉजिक क्या है इसका, मैथमेटिकल रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आते हैं प्रेशर। प्रेशर, चलो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अभी हम थोड़ा सा आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे फोर्स क्या होता है, एरिया क्या होता है। फोर्स को हम न्यूटन में मेज़र करते हैं, एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
या अभी अभी आपको नया तरीका लिखने का सिखाया माइनस की m⁻²। इसको जो है इसको हम बोलते हैं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल। ठीक है, किसकी यूनिट है ये? पी, प्रेशर 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 है ना, प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ऐसा यूनिट में इसको शॉर्टकट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हर जगह नहीं लिखते, पास्कल लिख देते हैं। तो समझ जाना है इसका मतलब क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? पी ए। सिंबल क्या होता है इसका? पी ए सिंबल होता है, और ऐसा यूनिट इसकी होती है पास्कल। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज समझनी है। क्या है वो? क्या है वो? ये देखो, हमारे पास टेम्परेचर का कुछ क्वेश्चन आएगा, आपसे कह देगा कि भैया टेम्परेचर केल्विन में है, सेल्सियस में कन्वर्ट करो, सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में करो, फ़ारेनहाइट में है तो केल्विन में करो, केल्विन में है तो सेल्सियस में करो। तो अभी हम इसको समझते हैं। देखो, ये इसके फॉर्मूले होते हैं, ज़रा ध्यान से देख लो। 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273.15 केल्विन बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस को हम बोलते हैं आपका 273 केल्विन। कई बुक्स में आपको 273 केल्विन लिखा हुआ दिखाई देगा, कई सारी बुक्स में आपको 273.15 केल्विन लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इट डिपेंड्स, दोनों ही ठीक है। ये इसकी राउंड ऑफ वैल्यू है, इसकी एक्यूरेट वैल्यू है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ना। चलो समझते हैं कैसे करना है। इसका जो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है वो ये रखना है, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन या 273। अब आपको बुक में जैसा ये मैम आपके स्कूल वाले टीचर जैसा कराएं आप कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों ठीक है। जो बच्चे 273 लिखेंगे वो भी ठीक है, जो 273.15 लिखेंगे वो भी ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। अब क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, बहुत ईजी। देखो, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है ना, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। अब जैसे मैं दे दूँ आपको टेम्परेचर सेल्सियस में, मैंने दिया 7 डिग्री सेल्सियस, आपको उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला लिखो पहले तो, K इज इक्वल्स टू C प्लस 273 केल्विन। C की जगह क्या दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस। जरा पुट करो यहाँ पे, 27 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पुट करा, प्लस 273 केल्विन। तो केल्विन इज इक्वल्स टू, इसमें आप ऐड करोगे तो ये आएगा 300 केल्विन। केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगता, बहुत ध्यान से, केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगता। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, और इसको हमें सॉल्व करते जाना है। अगर यहाँ पर ये 273.15 केल्विन आप इमेजिन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 273.15 केल्विन, तब इसका आंसर उस केस में K इज इक्वल्स टू 300.15 केल्विन हो जाएगा। तो इसमें भी कोई भी डरने की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेरे पास केल्विन में टेम्परेचर है, लेट से 305 केल्विन मेरे पास टेम्परेचर है, और मैं कहता हूँ इसको कन्वर्ट करो सेल्सियस में। तो फिर से फॉर्मूला लिखो, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273 केल्विन या 273.15 केल्विन, जो आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से कोई एक कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने इसे कंसीडर कर लिया। आगे देखो जी, तो केल्विन की वैल्यू यहाँ पर आपने पुट करी 305 केल्विन, यहाँ पे इज इक्वल्स टू C प्लस 273 केल्विन। अब ये 273 केल्विन, केल्विन की टर्म एक साइड कर लो, इसको इधर भेज दिया, तो 305 माइनस 273 केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस। फर्दर कैसे सॉल्व होगा? तो सेल्सियस इज इक्वल्स टू, इसमें आप इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आएगा 35 केल्विन, सॉरी 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर मेरे पास कन्वर्ट हो गया किस में से किस में? केल्विन से सेल्सियस में। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इन्हें प्रैक्टिस कर लेना आप, और इससे आपके आराम से 2-3 मार्क्स बन जाएंगे। क्वेश्चन हमारा फंसता है जब मेरे पे थर्ड है, जैसे अगर मेरे को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है ना, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है। जहाँ से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चले गए, फिर आप केल्विन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे हमने ऊपर यहाँ क्वेश्चंस में करा, बहुत सिंपल तरीके से ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो बस हमारा चैलेंज क्या है कि हमें फ़ारेनहाइट से जो है सेल्सियस में जाना है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू, देखो मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर मेंशन भी करा हुआ है, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस प्लस 32, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32, डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? लेट से अब हम यहाँ से चाहे ना तो अपना सेल्सियस का फॉर्मूला भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सेल्सियस का फॉर्मूला कैसे बना दें? इस 32 को जरा इधर भेजना, 32 को इधर भेजो,
तो ये क्या हो जाएगा, F-32, F-32। अब ये 9/5 को इधर भेज दो तो ये 5/9 हो गया। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया किसका, सेल्सियस का। देखो मेरे पास अभी सेल्सियस का फॉर्मूला बन गया, ये फ़ारेनहाइट का था, ये सेल्सियस का था। बना किससे, एक सिंपल यही वाला फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है। इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। जैसे मेरे पास क्या है, कोई टेम्परेचर दे दिया लेट से 22 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। चलो जल्दी पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यू। तो F इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई, एक काम करो इसको 25 कर लो, जिससे क्वेश्चन हमारा जल्दी हो जाए, है ना। समझ तो हमें आ ही चुका है, हमें मैथ्स तो आती ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25 प्लस का 32। अब यहाँ पर देखो मैंने 5 से इसको कट करा, 5 आया, और 9 × 5, 9 5 सा 45 प्लस 32, है ना। आगे देखो फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 5 और 2 इज़ 7, 5 और 3 77 फ़ारेनहाइट। 77 फ़ारेनहाइट जो है मेरे पास यहाँ पर आ चुका है टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट में। तो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। एंड हमने आज क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने आज एवापोरेशन को डिस्कस कर लिया, हमने एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग डिस्कस कर लिया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अभी तो हमारे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस बाकी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।